हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी जीआईसी मेंस लिखित परीक्षा के अंतर्गत रीतिकाल के ऊपर। इससे पहले मैंने आदिकाल भक्तिकाल के संदर्भ में लिखित प्रश्नों का उत्तर कैसे दें उस पर चर्चा कर लिया है। उसी के अगली कड़ी पर हम आज बातचीत करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्रमशः प्रश्नों पर और उनके उत्तरों को कैसे लिखना चाहिए, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। पहला प्रश्न है, रीतिकाल के नामकरण पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है, तो उत्तर है संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, यानी कि इसको जब ईस्वी में बदलेंगे तो 1643 से लेकर 1843 ईस्वी के कालखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, क्योंकि इस कालखंड के साहित्य में रीति निरूपण की प्रवृत्ति प्रधान है। काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत करने वाले रीति ग्रंथ इस काल में प्रचुरता से लिखे गए, इसीलिए इसे रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल के अन्य नाम हैं श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल और उत्तर मध्य काल। अभी हाल में यूपी टीजीटी या पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2021 में, उसमें रीतिकाल के नामकरण को लेकर एक प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था कि किसने सुझाव दिया था कि इसे रीतिकाल या श्रृंगार काल कहा जा सकता है। तो उसमें ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भी नाम दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि कई बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें थोड़ा सा प्रश्न घुमा कर आ रहे हैं, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव किताबों को पढ़कर, वन लाइनर किताबों को पढ़कर एग्जाम में जाएंगे तो जब भी घुमा कर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि नया ये प्रश्न आ गया है। लेकिन जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इसे श्रृंगार काल कहा जा सकता है, यानी कि सुझाव उन्होंने ही दिया था। अगला जो प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। और ये भी जो वर्गीकरण किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। अगर यहाँ पर उनके अनुसार भी लिख दें तो आपका आंसर और प्रामाणिक हो जाएगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में बांटा है। रीतिबद्ध यानी कि जो काव्य लक्षण इत्यादि परंपरा का पालन करते थे, और रीतिसिद्ध जो कि काव्य लक्षण बनाते थे और उसके आधार पर कविताओं को लिखते थे, और रीतिमुक्त जो इन दोनों से अलग थे। तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त ये 3 तरह के कवि रीतिकाल के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसमें रीतिसिद्ध जो धारा है इसके इकलौते कवि के रूप में बिहारी का नाम लिया जाता है, और कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बिहारी किस प्रकार के कवि रहे हैं। तो ऑप्शन में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और भक्ति काल ऐसे ऑप्शन 4 दे देता है और पूछा जाता है कि किस श्रेणी के हैं। तो सही जवाब इसका होगा रीतिसिद्ध। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? किसी एक रीतिबद्ध कवि और उसकी रचना का नामोल्लेख कीजिए। तो अभी मैं जिस पर चर्चा कर रहा था वैसे उसी से संबंधित प्रश्न भी आ गया कि जो कवि रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात उन्होंने काव्यांगों का लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत करने वाले लक्षण ग्रंथ लिखे, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया। जैसे मतिराम रीतिबद्ध कवि हैं और उनके द्वारा लिखा गया अलंकार पंचाशिका रीति ग्रंथ है। उदाहरण के स्थान पर दूसरे भी कवियों का नाम लिया जा सकता है, जिसमें कि केशवदास या फिर चिंतामणि, भूषण, इन लोगों का नाम भी आ सकता है यहाँ पर। आप ध्यान दीजिए कि रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक ऐसा काल है जिसमें संस्कृत आचार्यों की तरह ही काव्यशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया गया है। जबकि आदिकाल भक्तिकाल में उतना इस तरीके के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे जा रहे थे, लेकिन रीतिकाल में खूब लक्षण ग्रंथ लिखे गए और उसके आधार पर कविताएं लिखी गईं। इसीलिए इसको रीति माने परंपरा से जो जुड़ा हुआ ग्रंथ साहित्य हो वो रीतिकाल के अंतर्गत आया।
बाकी रीति का अर्थ परिपाटी भी होता है। और आपने अपने व्यवहारिक जीवन में सुना होगा रीति रिवाज शब्द, तो कुछ उसी के तरफ संकेत किया जा रहा है कि जो चीज़ परंपरा से चली आ रही हो। तो यानी रीतिकाल ने अपने परंपरा को भी ध्यान में रखा। जो संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने जैसे कि भरत, भामा, दंडी इत्यादि ने जो भी सोचा था उसको आगे चलकर रीतिकालीन कवियों ने, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फला कवि किस आचार्य से प्रभावित है। जैसे कि केशव दास के बारे में आता है कि वो भामा और दंडी के एक तरीके से अनुसरण करता थे। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को कोरिलेट करके अपने दिमाग में रखना है। अगला जो प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि किसे कहते हैं? किसी एक रीति सिद्ध कवि और उसकी रचना का नामोल्लेख कीजिए। अभी रीतिबद्ध पर हमने चर्चा किया, दूसरे कवि यहाँ पर रीति सिद्ध से पूछा जा रहा है। तो रीतिकाल के वे कवि जिन्होंने रीति की जानकारी होते हुए भी कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, किंतु रीति की इस जानकारी का उपयोग करते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की, रीति सिद्ध कवि कहलाए। जैसे बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं और उनके द्वारा लिखी गई सतसई इसी प्रकार का काव्य ग्रंथ है, यानी कि रीति सिद्ध काव्य ग्रंथ है। तो आप अब समझ गए होंगे कि रीतिबद्ध जो काव्य लक्षण ग्रंथों के आधार पर रचनाएं की जाती थीं, और रीति सिद्ध है कि काव्य लक्षण ग्रंथों या उसके प्रतिमानों को कवि जानता है लेकिन उसका अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि कौन से हैं? किसी एक रीति मुक्त कवि और उसकी रचना का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर है, रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त रीतिकालीन कवियों को रीति मुक्त कवि कहा गया। इन्होंने हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों को अपना काव्य विषय बनाया और न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा, न रीति की जानकारी का उपयोग करते हुए काव्य रचना की। ठीक है, रीति मुक्त कवियों में प्रमुख रूप से हैं घनानंद, जिनके ग्रंथ का नाम है सुजान हित प्रबंध। तो इसी तरीके से उत्तर लिखना है आपको। जब भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आए तो ऐसे ही आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ से क्या अभिप्राय है? अभी हम काव्य लक्षण इत्यादि बार बार कह रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न आ गया कि लक्षण ग्रंथ से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जिन काव्य ग्रंथों में काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण काव्य रूप में प्रस्तुत किए गए, ऐसे रीतिकालीन ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ कहा गया। ऐसे ग्रंथों में अलंकार, रस, छंद, नायिका भेद आदि का निरूपण किया जाता है। जैसे केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया इसी प्रकार का लक्षण ग्रंथ है। एक लक्षण ग्रंथ बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, भाषा भूषण। लगता है कि भाषा भूषण है तो इसमें भाषा के बारे में कोई बात की गई होगी, भाषा विज्ञान का ग्रंथ होगा, लेकिन एक अलंकार ग्रंथ है। तो इस तरीके से जो चमत्कृत कर देने वाले ग्रंथ हैं, जिनके शीर्षक कुछ हैं और विषय वस्तु कुछ है, उनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में काव्य रचना की है। इस कवि के द्वारा रचित ग्रंथों का भी नाम उल्लेख कीजिए। रीतिकाल में वीर रस की काव्य रचना करने वाले कवि का नाम भूषण है। उन्होंने शिवाजी एवं छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हुए काव्य रचना की है। भूषण द्वारा रचित काव्य ग्रंथों के नाम शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छंदोद हृदय प्रकाश, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो जो रचनाओं का नाम बताया गया है कुछ ही का बताना है, जिसमें कि शिवराज भूषण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिवा बावनी इम्पॉर्टेंट है, छत्रसाल दशक इम्पॉर्टेंट है। कम से कम इन 3 रचनाओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आजकल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ज़्यादातर परीक्षाएं हो रही हैं, तो लोग भूषण का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है, या फिर इनके कई नाम 2-3 नाम है भूषण के, तो उसको बताने लगते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि भूषण के 2-3 भाई और थे जो कि इसी समय कविताएं लिख रहे थे, जिनमें कि चिंतामणि का नाम आता है, मतीराम का नाम है और जटाशंकर नाम के एक व्यक्ति थे। तो इस तरीके से रीतिकाल में ये चारों भाई साहित्य लिख रहे थे। उसमें भूषण थोड़ा सा अलग प्रवृत्ति को अपनाए थे, ये वीर रस की कविताएं लिखा करते थे। हालांकि आपको मालूम होगा कि वीर रस प्रधान कविताएं
किस काल में लिखी जा रही थी, यानी कि आदिकाल में लिखी जा रही थी, लेकिन उस प्रवृत्ति को, उस रीति को लेकर भूषण रीतिकाल में लिख रहे थे। तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रीतिकाल है कैसे अपने नाम को सार्थक कर रहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों के आचार्यत्व पर क्या टिप्पणी की है। रीतिकाल का जब हम अध्ययन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें उभर कर सामने आती हैं, एक कवि और दूसरा आचार्य। रीतिकाल ऐसा कालखंड है हिंदी साहित्य का जिसमें कि कवि और आचार्य को लेकर डिबेट रहता है। कुछ कवि हैं जो कि कवि और आचार्य दोनों हैं, कुछ प्योर रूप से कवि हैं, कुछ प्योर विशुद्ध तरीके से आचार्य हैं। तो उसी से ये प्रश्न बन गया कि आचार्य शुक्ल ने इनके आचार्यत्व के बारे में क्या टिप्पणी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। ठीक है, इसमें देव एक ऐसे कवि हैं जिनको कि कवि और आचार्य दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। ये प्रश्न आपको हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार पूछा जा चुका है। जो लोग हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे होंगे, एक चीज़ ध्यान में रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब को बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि 80 सवाल में से लगभग 75 सवाल उसी किताब से रहता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य का अंतर किस प्रकार बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है, इसी से वह सभा समाज के लिए उपयुक्त होता है। तो इतना दूर कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यहाँ पर अंतर बताया गया है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के अंतर, यानी कि प्रबंध काव्य जो है वो विस्तृत, उसका व्यापक रूप है, और मुक्तक काव्य उसका एक छोटा सा भाग है। और ये जो कोटेशन है ये बिहारी पर जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल चर्चा कर रहे थे उसी दौरान इस कोटेशन को उन्होंने कहा है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कौन है, उसके काव्य की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, क्योंकि वे सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। उनके काव्य की 3 विशेषताएं हैं, श्रृंगार वर्णन, भाषा की समाज शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति। इन्हीं के कारण उन्होंने कम शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करते हुए गागर में सागर भर दिया है। और यहाँ तक कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी के बारे में लिखा कि उनके जैसा कोई कवि यूरोप में भी नहीं हुआ है। तो इस कोटेशन को भी आप जोड़ सकते हैं, तो और आपका उत्तर अन्य कैंडिडेट से अलग हो जाएगा और अच्छा नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है, केशव का जीवन काल बताते हुए उन्हें अलंकारवादी मानने का कारण बताइए। उनके द्वारा रचित 3 लक्षण ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। केशव का जीवन काल है 1555 से लेकर 1617 ईस्वी। वे अलंकार को कविता का अनिवार्य तत्व मानते थे, इसीलिए उन्हें अलंकारवादी आचार्य कहा गया है। उनके अनुसार भूषण बिनुन बिराजई कविता बनिता मित, ये केशव दास द्वारा रचित 3 लक्षण ग्रंथ हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। कवि प्रिया क्या, इनका अलंकारों से संबंधित ग्रंथ है, रसिक प्रिया रस, और छंदमाला जो है वो छंद इत्यादि से संबंधित है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कवि प्रिया में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और क्यों। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता चमत्कार प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन, दोहरे अर्थों के समावेश, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग के कारण दुरूह बन गई है। इस क्लिष्टता के कारण वह सामान्य पाठक की समझ में नहीं आती है। मतलब इन्होंने रामचंद्रिका लिखा है और उसमें जो अंगद रावण संवाद है वो काफ़ी जगह पाठ्यक्रमों में शामिल भी रहा है, और इनकी जो भाषा शैली है काफ़ी कठिन है। और ये कहा जाता है कि रामचरितमानस के जवाब में इन्होंने रामचंद्रिका केवल 1 दिन या 1 रात में लिख दी थी। इसीलिए जब भी कोई जल्दीबाजी का काम होता है तो उसमें दूर होता है या कठिनता आ जाती है, तो शायद रामचंद्रिका भी इसी से प्रभावित हुआ और हमेशा के लिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कह दिया गया। और कई जगह तो ये
आता है कि किसने कहा है, तो अभी तक इसका जो उत्तर सभी जगह दिया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। लेकिन जब आप राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक को पढ़ेंगे, कविता कौमुदी करके है, तो उसमें देव ने कहा था कि केशव कठिन काव्य का प्रेत हैं, क्योंकि देव इन्हीं के काल से थे और वो कवि थे और आचार्य भी थे, टिप्पणियाँ भी करते थे। तो उस पुस्तक में तो यही लिखा है कि देव ने कहा है। लेकिन अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं और इस प्रश्न का जो भी आंसर की में उत्तर आता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ला आता है। तो ये छोटी सी जानकारी, इसको भी ध्यान में रखिए। बाकी और प्रामाणिकता के लिए राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी नाम की पुस्तक को भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, केशव की संवाद योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? केशव को संवाद योजना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई। ये वाक्य परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जाएंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केशव दास की खास विशेषता क्या है, तो वो है संवाद योजना। और अभी मैंने इसके पहले के उत्तर में बात की थी कि अंगद रावण का जो संवाद है वो काफ़ी फेमस है। इन संवादों में पात्रानुकूलता, व्यंजना सौंदर्य, राजनीतिक दांवपेच, संक्षिप्तता, स्वाभाविकता, नाटकीयता, भाषा की सरलता और पात्रों के मनोभावों की व्यंजना जैसे गुण विद्यमान हैं। तो केशव संवाद योजना के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी का जीवन काल बताते हुए उनकी रचना का नाम बताइए। इसमें कितने दोहे हैं? बिहारी का जीवन काल 1595 से 1663 ईस्वी के बीच है। उनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है, जिसमें 700 से कुछ अधिक अर्थात 719 दोहे संकलित हैं। और प्रामाणिकता के तौर पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो पुस्तक लिखी है उसमें कुल 713 दोहे को उन्होंने माना है। तो ये तो सीधा सीधा प्रश्न रहा है, उसका उत्तर हमने यहाँ बता दिया। लेकिन जब घुमाकर पूछ दिया जाएगा कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई में कुल कितने दोहों को माना है, तो आपका जवाब 713 होगा। अगला प्रश्न है, बिहारी की बहुज्ञता से क्या अभिप्राय है? जिस तरह से केशव दास को संवाद योजना के लिए जाना जाता है, उसी तरह बिहारी को उनकी बहुज्ञता को के लिए जाना जाता है। बिहारी केवल कवि ही नहीं थे, अपितु उन्हें अन्य अनेक विषयों की जानकारी भी थी। इतिहास, पुराण, आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति, गणित आदि की जानकारी बिहारी को अच्छे से थी और उनका उपयोग वे अपने रचनाओं में खूब करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी बहुज्ञ थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के विरह वर्णन पर क्या टिप्पणी की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में बिहारी के विरह वर्णन पर टिप्पणी करते हुए कहा है, बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है। तो आप जब दोहों को पढ़ेंगे तो उसमें जो नायिका है, वियोग में इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है उसका कि वो मजाक की हद तक पहुंच गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी की है। अगला प्रश्न है, हाव किसे कहते हैं? बिहारी का एक दोहा उद्धृत कीजिए जिसमें हावों का वर्णन हो। हाव भाव का नाम आपने सुना होगा, तो यहाँ पर भाव नहीं बल्कि हाव के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या है वो? नायिका की वे श्रृंगारिक चेष्टाएं जो जानबूझकर की गई हों उसे हाव कहते, वो हाव कहलाती है। बिहारी के निम्न दोहे में हाव वर्णन है, भाव ऊंचे आंचर उलट मोरी मोरी मुँह मोरी, नीति नीठी भीतर गई दीठी दीठी सौ जोरी। तो इसमें जो हाव चेष्टा है उसका वर्णन किया गया है। और भी कई उदाहरण लिए जा सकते हैं इनके दोहे से, जैसे कि कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत हैं नैनन हुसु बात। तो इस कोटेशन को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण के जीवन काल एवं रचनाओं का उल्लेख करते हुए शिवराज भूषण की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। भूषण का जीवन काल 1613 होना चाहिए, यहाँ पर 1613 से 1715 ईस्वी है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है।
परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट इत्यादि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है यहाँ पर, जिसमें कुल 385 पद हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक बार डीएसएसबी की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इसमें कुल कितने अलंकार पाए जाते हैं, तो 105 अलंकार हैं शिवराज भूषण में। तो उनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है, इसमें कुल 385 पद हैं और इसमें 105 अलंकारों का भी निरूपण हुआ है। दूसरी ओर उन अलंकारों के उदाहरण रूप में शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन भी किया गया है शिवराज भूषण में। अगला प्रश्न है, घनानंद की भाषा की क्या विशेषता है? घनानंद की भाषा में लाक्षणिकता की प्रधानता है। वह सरस ब्रज भाषा है जिस पर उनका असाधारण अधिकार है। भाव निरूपण की अद्भुत क्षमता घनानंद की भाषा में विद्यमान है, साथ ही उसमें उक्ति व चित्र भी है। तो 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि लाक्षणिकता घनानंद की प्रमुख विशेषता है, भाव निरूपण, सरस ब्रज भाषा और उक्ति व चित्र, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि घनानंद को रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग करती हैं। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा शैली को लेकर बहुत सारे कोटेशंस लिखे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा के विषय में क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद की भाषा की प्रशंसा करते हुए कहा है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। घनानंद उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ये जो एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक वाक्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी इस कोटेशन को उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को ही पूरा ध्यान में रखिए। खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, तो इस कथन को ही दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के कवियों एवं उनकी एक एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। रीतिमुक्त धारा के स्वच्छंद कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव के नाम लिए जाते हैं। इनकी एक एक रचना इस प्रकार है। घनानंद कवित घनानंद, ठीक है, हालांकि इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आलम केली आलम, ठाकुर ठसक ठाकुर, बीरह वारिस बोधा, श्रृंगार लतिका द्विजदेव। द्विजदेव का भी पूरा नाम मान सिंह है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, घनानंद के प्रेम को विषम प्रेम क्यों कहा जाता है? जवाब है, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। देखिए, किसी पद पर थे घनानंद, कवि विशुद्ध रूप से नहीं थे बल्कि मीर मुंशी थे, और दरबार की नर्तकी सुजान से प्रेम करते थे। उनकी कविताओं को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि सुजान ने प्रेम में विश्वासघात किया था। घनानंद तो उससे प्रेम करते रहे किंतु उसने उनके प्रेम की अवहेलना की। इस प्रकार एक पक्षीय प्रेम होने के कारण घनानंद के प्रेम को विषम प्रेम की संज्ञा दी गई है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, उसका उतना ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर उत्तर भी आप देख रहे होंगे कि घनानंद कविताएं तो लिखते थे लेकिन नौकरी भी करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी मीर मुंशी थे और वहाँ पर कैसे प्रेम होता है सुजान से, लेकिन इनका एक तरफा प्रेम रहता है। बाद में ये इनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है या फिर इनको दंड स्वरूप वहाँ से दरबार से निकाल दिया जाता है। बाद में एक संप्रदाय में जाकर दीक्षित हो जाते हैं। कमेंट्स कर कर बताइए कि वो किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, दीक्षित हुए थे किस संप्रदाय में। अगला प्रश्न है, भूषण की भाषा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मत व्यक्त किया है? इसके पहले घनानंद के बारे में पूछा गया था उनकी भाषा को लेकर, यहाँ पर भूषण की भाषा के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का उल्लंघन प्रायः है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। अगला प्रश्न है, खंडिता नायिका किसे कहते हैं? बिहारी सतसई का एक दोहा प्रस्तुत कीजिए जिसमें
खंडिता नायिका का वर्णन हो। जिस नायिका का पति किसी अन्य स्त्री के साथ रात बिताकर प्रातःकाल रमण के चिन्हों से युक्त होकर घर लौटे, उस नायिका को खंडिता नायिका कहते हैं। ये कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ जाता है ये, तो यहाँ पर उसको भी ध्यान में रखिए। बिहारी के निम्न दोहे में खंडिता नायिका है। कत लपटये तु मोगरे सोन जूही निसैन, जिह चंपक बरनी किए गुल्लाला रंग नैन। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की प्रबंध पटुता पर क्या टिप्पणी की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की प्रबंध पटुता पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। वैसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास पर बहुत ही सकारात्मक कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने लिख दिया था कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। ठीक है। और बाकी बता भी दिया कि उनमें प्रबंध पटुता भी कुछ भी नहीं थी। तो इस तरीके से हमने केशव पर देख लिया। अगला प्रश्न है काफ़ी मौलिक टाइप का प्रश्न कि रीतिकालीन नारी और छायावादी नारी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो कालखंडों में अभिव्यक्ति नारी वर्णन पर आधारित यह प्रश्न। रीतिकालीन नारी विलास का उपकरण है, वह उपभोग की वस्तु है जिसका मांसल सौंदर्य व्यक्ति के विवेक को हर लेता है। रीतिकाल में नारी के स्थूल, मांसल एवं ऐन्द्रिक सौंदर्य का निरूपण किया गया है, जबकि छायावादी नारी निराशा में आशा का संचार करती है, क्योंकि वह प्रेरणा का पावन उत्स है। पुरुष के जीवन को व्यवस्थित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वह उदात्त जीवन मूल्यों दया, माया, ममता, स्नेह, विश्वास, श्रद्धा से ओतप्रोत है। उसमें सूक्ष्म, वायवी एवं अतीन्द्रिय सौंदर्य का चित्रण छायावादी कवियों ने किया है। और एक कोटेशन भी आता है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, तो इसको भी आप कोट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया कि श्रद्धा से ओतप्रोत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खासतौर से कामायनी को बढ़िया से पढ़ लेंगे तो सारी विशेषताएं नारी वर्णन का इसमें मिल जाएंगी। तो हमने UPGIC मेंस प्रवक्ता की दृष्टिकोण से रीतिकाल के ऊपर किस तरह से लिखित प्रश्न बन सकते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है, उसको ध्यान में रखकर ये लेक्चर तैयार किया था। और ये लेक्चर केवल UPGIC मेंस के लिए ही नहीं था, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हैं, खासतौर से नेट की भी हो सकती हैं, इसमें प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारे आपको प्रश्न इसमें मिले होंगे और उनके उत्तर भी मिल गए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव किताबों को रटने या फिर उसको पढ़ने से मन जब उब जाए तो इस तरीके से अति लघुत्री प्रश्नों को पढ़ने के बाद तैयारी थोड़ी सी और मजबूत होने लगती है। तो कमेंट्स कर बताइए कि आज का ये लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।